जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था की तीसरी चर्चा में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था और दूसरा टॉपिक है कि 1786 का अधिनियम क्या था। इन दोनों टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाकर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे जिससे हमारी चर्चाओं का स्तर बेहतर हो सके। जैसा हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के उपरांत एक और एक्ट आता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होकर एक और एक्ट आता है जो कि उसके आने का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां थी, कमियां थी, उनको दूर किए जाए। उस पर्पज से वह एक्ट आता है और उसी एक्ट के आने के क्रम में हम देखते हैं कि एक अति महत्वपूर्ण एक्ट आता है जिसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और इस एक्ट को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, यंग पिट्स ने लाया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये तो बात हो गई क्यों इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के लाने का जो उद्देश्य दिखाई पड़ता है वो दो था। पहला कि जो हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए अर्थात नियंत्रित करने के लिए आया था, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सका। इसलिए यह एक्ट जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यंग पिट्स द्वारा लाया गया, जिससे जो कंपनी के कर्मचारी थे, हम देखते हैं कि इस एक्ट के बाद जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाते हैं, अर्थात राजनैतिक रूप से और व्यापारिक रूप से। इसी के चरण में हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है, अर्थात BOC का गठन किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रक मंडल कहते हैं। अब थोड़ा शुरू से फिर से बताने का प्रयास करेंगे। इस एक्ट की जो सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली, कंपनी के ऊपर द्वैध शासन प्रणाली लग गई, अर्थात जो कार्य था वह दो वर्गों में विभाजित हो गया। आधा कार्य नियंत्रक मंडल अर्थात BOC, और दूसरा निदेशक मंडल अर्थात COD। इन दोनों को दे दिया गया। इसमें BOC, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसके पास राजनैतिक BOC के पास राजनैतिक अधिकार थे, अर्थात यह सेना संबंधित युद्ध में कहाँ कितनी सेना लगानी है या कौन से राज्य पर अधिकार करना है, ये सब बातें, ये सब चीज़ों का अधिकार नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत हो गया। और निदेशक मंडल में इसको व्यापार का अधिकार मिला, अर्थात व्यापार संबंधी जितने भी अधिकार थे वह निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो और इस अधिनियम की जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसकी जो विशेषता यह है, दो विशेषता जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। इस एक्ट के बाद पहली बार जो ब्रिटिश अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो जीते गए राष्ट्र थे, जो राज्य थे, उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य राज्य कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य राज्य कहा गया। और सेकंड बात ये थी कि इसमें इसमें पूर्ण रूप से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए,
उसमें पूर्ण रूप से वो नियंत्रित नहीं हो पाए थे। लेकिन इस एक्ट के दौरान कंपनी की कर्मचारियों का राजनैतिक रूप से और व्यापार की दृष्टि से दोनों तरीके से नियंत्रण हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं जो इस एक्ट की जो मुख्य बातें थी ये दोनों थी। और उसके बाद ये तो हो गई हमारे इसकी बातें। अब हम बात करते हैं कि अपने दूसरे टॉपिक के बारे में कि 1786 का अधिनियम क्या था, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या कारण था। तो हम देखते हैं कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। गवर्नर जनरल का पद पाते ही जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनकी कुछ शर्तें थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कुछ शर्तें थी। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि जो परिषद है, परिषद के नियमों का वो चाहे मतलब पालन करें या ना करें। उसके बाद उनकी जो दूसरी शर्त यह थी, उनको सेनापति अर्थात कमांडर इन चीफ का भी पद सृजित दिया जाए। और इस इन तमाम जो प्रावधान थे इसको 1786 में कानून के तौर पर शामिल कर लिया गया। और उसके बाद जैसा कि हम देखते हैं इसमें अर्थात हम कह सकते हैं कि 1786 का जो अधिनियम है इसमें वीटो की बात की गई, वीटो पावर की बात की गई। अर्थात जो गवर्नर जनरल था उसको वीटो पावर दे दी गई। वीटो पावर जैसा कि हम जानते हैं संविधान में आगे जब राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार की हम वीटो को समझते हैं, जो कि कितने में है? आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात की गई है। 3 प्रकार के वीटो होते हैं। उसी प्रकार से जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो गवर्नर जनरल बनने के उपरांत उनकी 2 शर्तें थीं। पहली शर्त यह थी कि जो परिषद है, परिषद द्वारा बनाए गए नियमों का चाहे वो अधिभावी रूप से पालन करें, मतलब माने उसको या ना माने, अर्थात उसका पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहे। और सेकंड शर्त यह थी कि उनको सेनापति अर्थात अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी सृजित दिया जाए। और यह जितनी भी बातें थीं, जितनी भी इनकी शर्तें थीं, वह 1786 में उनके कानून में शामिल कर ली गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।